ये कहानी है किशनगंज की, बिहार की एक ऐसी चुनावी जमीन जो एक बहुत ही गहरे विरोधाभास की नींव पर बनी हुई है। कहानी को समझने के लिए चलिए 3 आंकड़ों से शुरू करते हैं। पहला आंकड़ा 67.98%। ये वो नंबर है जो पहली नज़र में देखने पर एक मजबूत राजनीतिक नियंत्रण का एहसास देता है। दूसरा आंकड़ा 39%। ये नंबर एक खामोश और पीढ़ियों से चले आ रहे संकट को उजागर करता है। और तीसरा आंकड़ा 1381। ये नंबर दिखाता है कि वो जो मजबूत नियंत्रण दिख रहा था वो असल में कितना नाजुक हो सकता है। तो चलिए किशनगंज की इस सच्चाई को परत दर परत समझते हैं। हम जमीन की कहानी से शुरू करेंगे, फिर इसके विरोधाभासों को देखेंगे, एक चुनाव का विश्लेषण करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस किले की नींव में दरारें कहाँ हैं। और आखिर में हम शासन के एक ब्लूप्रिंट और किशनगंज के भविष्य पर नजर डालेंगे। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले उस जगह की मिट्टी को, वहां के लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो किशनगंज क्या है? ये एक ऐसी धरती है जो मुख्य तौर पर खेती पर निर्भर है। यहाँ की 90% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है और उनकी जिंदगी, उनकी अर्थव्यवस्था हमेशा यहाँ की नदियों के रहमो करम पर चलती है। और जब हम समाज को देखते हैं तो शिक्षा में ये जो भारी अंतर है, खासकर महिलाओं के लिए, ये तरक्की के दरवाजे काफी हद तक बंद कर देता है। ये आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को पीछे धकेल देता है। और यहीं पर किशनगंज की कहानी का सबसे बड़ा और दिलचस्प तनाव सामने आता है। ये दो अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल उलट सच्चाइयों की कहानी है। एक तरफ आंकड़े एक ऐसा चुनावी किला दिखाते हैं जिसे भेदना नामुमकिन सा लगता है। 67.98% मुस्लिम आबादी ये मौजूदा पार्टी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, 39% बच्चों का विकास रुक गया है और 67% बच्चों में खून की कमी है। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि यहाँ की जो बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लगभग ढह चुकी है। और हाँ, ये जो एक बड़ी आबादी दिखती है, इसके अंदर भी कई परतें हैं। भाषा के आधार पर, उपजातियों के आधार पर, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां अस्थिरता हमेशा बनी रहती है। मतलब पहचान सिर्फ एक नहीं है। और जब समाज में इतनी सारी पहचानें एक साथ रहती हैं तो एक स्वस्थ संवाद और भी जरूरी हो जाता है। एक ऐसा संवाद जहां हमारे संवैधानिक मूल्यों के तहत हर आवाज को इज्जत से सुना जाए और अपनी बात जिम्मेदारी के साथ रखी जाए, ताकि समाज टूटे नहीं बल्कि जुड़े। चलिए अब जरा हाल के चुनावों को देखते हैं। यहां से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी निकल कर आती है कि कैसे एक मजबूत किला भी कमजोर पड़ सकता है और कैसे रणनीति से उसे फिर मजबूत किया जा सकता है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों को देखें तो 2020 में एक बहुत बड़ा खतरा सामने आया था। जीत का अंतर सिर्फ 1381 वोटों तक सिमट गया था। ये एक तरह की चेतावनी थी। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये नाटकीय वापसी। देखिए, 2020 की वो मामूली सी जीत और फिर 2025 में ये बड़ी छलांग। इसके पीछे की जो वजह है वो स्थानीय रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो रणनीति क्या थी? बहुत सीधी और असरदार। 2020 में जिस पार्टी और नेता ने वोट काटा था, 2025 में उसी नेता को अपने साथ मिला लिया गया। नतीजा, जो वोट बट गया था वो वापस एक जगह आ गया और जीत का किला फिर से मजबूत हो गया। लेकिन चुनावी जीत के बावजूद इस किले की नींव पुरानी और लगातार नजरअंदाज की जा रही समस्याओं की वजह से धीरे धीरे खोखली हो रही है। लोगों की शिकायतों की लिस्ट बहुत लंबी है और ये शिकायतें बहुत गंभीर हैं। महानंदा, कनकई और रतुआ नदियों से हर साल आने वाली बाढ़, स्वास्थ्य की खतरनाक हालत और बेरोजगारी, जिसके कारण युवाओं को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी की असलियत है। ये जो बात कही गई है ये एक कड़वी सच्चाई को सामने रखती है। इसका मतलब ये है कि जब सरकारें मजबूत बांध बनाने में नाकाम रहती हैं तो ये कोई सामान्य नाकामी नहीं है। ये एक तरह से किसानों के खिलाफ लगातार होने वाली आर्थिक हिंसा बन जाती है। हर बाढ़ उनकी कमर तोड़ देती है। तो सवाल ये उठता है कि इन चुनौतियों को मानकर आगे का रास्ता क्या हो सकता है? सिर्फ वोट मैनेजमेंट से आगे बढ़कर व्यवस्था में बदलाव का सफर कैसे तय किया जाए? उम्मीदवार का ये जो विश्लेषण है ये एक दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। आप देखिए, जाति और पैसों के मामले में स्कोर 5 में से 5 है, यानी पूरी ताकत। लेकिन महिला वोटरों तक पहुंच और पार्टी के प्रति वफादारी, इन मामलों में गंभीर कमजोरियां हैं। खास तौर पर वफादारी पर 5 में से सिर्फ 1 का स्कोर एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब है कि समर्थन सतही है और कभी भी खिसक सकता है।
तो इस चुनौती से निपटने के लिए ये 4 चरण का एक ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ पहचान की राजनीति पर टिके रहने के बजाय असल में काम करके दिखाने की एक लंबी योजना है। इसमें पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने से लेकर बाढ़ नियंत्रण और मजदूरों के हक जैसे मुद्दों पर ध्यान देना और आखिरी में ये पक्का करना कि वोटर वोट देने के लिए बाहर निकलें, सब शामिल है। तो अंत में इस निर्वाचन क्षेत्र का भविष्य एक बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाता है, एक चुनाव पर। लेकिन हाँ, इस तरह की कोई भी डेटा पर आधारित रणनीति को अपनाने में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये पक्का करना होगा कि हर कदम पर लोगों की निजता का, उनकी प्राइवेसी का सम्मान हो। उनकी जानकारी का इस्तेमाल उनका शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने के लिए किया जाए, जैसा कि भारत के कानून भी कहते हैं। यह हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सिर्फ आंकड़ों के गणित पर बनी कोई व्यवस्था इंसानी विकास पर ध्यान देने वाली व्यवस्था बन सकती है? क्या एक चुनावी किला वाकई में अपने लोगों के लिए एक मजबूत और खुशहाल घर बन सकता है? या फिर उसकी कमजोर होती नींव का वजन एक दिन इन दीवारों को गिला ही देगा?